Namaskaram, good morning all. Let's start with one of the most important chapter in procedural aspect from which question will definitely come in exam. ठीक है ना, क्योंकि procedural aspect में कि आपके पास खाली एक ही chapter है. At your level, at CA intermediate level, only one chapter is there from procedural aspect, tax management aspect, and that is provision for filing of return of income and self-assessment tax. So this starts at section 139 and ends at section 140A. Okay, so 139, 140 and 140A, these are the three main sections of this chapter that we are going to discuss. तो important है, easy है, practical है, and you might have heard now कि अभी income tax ने new portal जब से launch किया हुआ है, all professionals are very much disappointed with performance of Infosys. Who has developed the new portal and उसमें glitches बहुत ज्यादा आ रहे हैं और हर दिन हम भी फाइट करते रहते कुछ ना कुछ कि यार फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स नहीं हो रहे हैं, and therefore due dates are getting postponed. Those are practical aspect कि ड्यू डेट प्रैक्टिकल लाइफ में पोस्टपोन्ड होती है, लेकिन हमें जो पढ़ना होता है वो दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड. जो लॉ में लिखा हुआ ड्यू डेट है वो हमें पढ़ना है. तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. आज के तारीख में लॉ में जो ड्यू डेट लिखा हुआ है फाइलिंग ऑफ रिटर्न का और प्रैक्टिकल लाइफ में जो ड्यू डेट चल रहा है वो अलग है, क्योंकि सीबीडीटी को पावर है. So CBDT को Central Board of Direct Tax को power है to issue a notification, and through notification they can postpone the due date in case of practical difficulties faced by the users of income tax portal. तो ये बातें हमें मुझे करनी है आप लोगों के साथ. फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होता है, क्यों होता है, तो चलो बहुत सारी बातें हैं. सीए में इंटर में ये स्टडी नोट 18 पे है और सीए इंटर में चैप्टर नंबर 10 पे है. आई नो आई हैव इग्नोर मेनी चैप्टर्स एंड केम टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि हम लोग पीजीबीपी के थ्रू असेसमेंट चालू हमने किया था. तो आफ्टर पीजीबीपी वी हैव डिस्कस क्लबिंग ऑफ इनकम, वी हैव डिस्कस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, एग्रीगेशन ऑफ इनकम. तो उसी फ्लो में हमारा फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी हो जाता है. तो ये जो आर्टिकलशिप में आपको काम करना पड़ता है उसमें का एक बड़ा डिस्कशन हमारा कंक्लूड हो जाता है कि हाँ सर, आर्टिकलशिप में के मोस्ट कॉमन एरिया जो है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको करने हैं वो कवर हो जाते हैं यहाँ पे. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न. इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है. तो 139(1) में कंपलसरी फाइलिंग किसको करना पड़ेगा, 139(3) में लॉस रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, ये सेक्शन सीए इंटर के मॉड्यूल, सीए इंटर के सिलेबस में है. उसके अलावा 234A का इंटरेस्ट, 234F का पेनल्टी, ये भी बता दूंगा क्या होता है. आपको पता होगा परमानेंट अकाउंट नंबर करके एक डॉक्यूमेंट होता है, पैन. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास होता भी है, आप लोगों के पास भी शायद पैन होगा. है आप लोगों के पास पैन? यस सर, पैन कार्ड है. पैन कार्ड है आपके पास, ठीक है ना. मैं उसका लॉजिक पूछूंगा बाद में क्यों लिया था, लेकिन ठीक है. आधार कार्ड भी आप लोगों के पास होगा. आधार कार्ड होगा तो आधार और पैन लिंक करना मैंडेटरी है. इनकम टैक्स के साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट शेयर करते हो उसमें आधार होना मैंडेटरी है. सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स, उनकी भी बात हम यहाँ पे करेंगे. हु कैन वेरीफाई द रिटर्न सेक्शन 140 में बात करेंगे और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की 140A में बात करेंगे. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. सर रिटर्न ऑफ इनकम मतलब क्या? तो रिटर्न ऑफ इनकम मतलब एक ऐसी चीज जहां से आप सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपने कंप्यूटेशन किया है 5 हेड्स में, सेट ऑफ लॉसेस लिया हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हो ऑन दिस पोर्टल www.incometax.gov.in. पहले इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in ऐसा पुराना हमारा पोर्टल था. अभी नया पोर्टल है incometax.gov.in. यहाँ पे आप देख सकते हो e-filing 2.0 यहाँ पे लिखा हुआ है, नया पोर्टल है. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा आपको गाइडेंस मिलेगा. ऊपर से उन्होंने एक यहाँ पे टैगलाइन उठाया हुआ है, e-filing एनीवेयर एनी टाइम. ठीक है ना, e-filing एनीवेयर एनी टाइम. मतलब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की वजह से क्या आप बाउंड हो बाय गवर्नमेंट टाइम कि सुबह 10 बजे के बाद ही फाइलिंग चालू होगा, शाम को 6 बजे बंद हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफिस टाइम के हिसाब से होता है क्या ये? नहीं. आप कभी भी कर सकते हो, संडे को भी कर सकते हो, बैंक हॉलीडे पे भी कर सकते हो. रात को 12 बजे करना है 12 बजे करो. 24/7 यू कैन फाइल योर रिटर्न और दैट इज अ रिलीफ टू द प्रोफेशनल्स, क्योंकि आपने वो वाला टाइम नहीं देखा है अपनी लाइफ में जहां पे इनकम टैक्स फाइलिंग मैन्युअली होता था. मेरी जब आर्टिकलशिप होती थी 2007, 2008, 2009 उस पीरियड में,
तो मैं जाके वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर हम लोग लाइन लगाते थे, जैसे वो किसी भी टेम्पल वगैरह में लाइन होते हैं ना, ऐसे ऐसे वाले लाइन, मतलब एक साइड से चालू होता है और ऐसा वाला लाइन, यहाँ से चालू होगा, फिर यहाँ पे टर्न होगा, फिर यहाँ से चालू होगा, यहाँ पे टर्न होगा, यहाँ से चालू होगा, यहाँ पे टर्न होगा, और यहाँ पे कहीं पे तो काउंटर होगा। ऐसे लाइन लगाया आप लोगों ने किसी टेम्पल में? यस। हाँ, तो ऐसा जैसा Yes. टेम्पल में लाइन लगता था ना, वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर लाइन लगती थी बड़ी बड़ी, और एक पर्सन मैक्सिमम 4 रिटर्न एक टाइम पे सबमिट कर सकता था। अगर आपके पास 5 रिटर्न होंगे तो आप मर गए, मतलब क्योंकि 4 रिटर्न के लिए तो एक बार लाइन लगाया, फिर 5th रिटर्न के लिए फिर से जाके यहाँ पे एंड में खड़ा होने का, फिर से लाइन चालू। तो ऐसा एक लंबा सा प्रोसीजर होता था। इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर अर्लियर। जब से ई पोर्टल आया हुआ है तब से हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है। उनका पर्पस था कि ई पोर्टल जो नया आए वो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए एसएससी के लिए, एसएससी खुद अपना रिटर्न फाइल कर पाए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल विथ यू, इन्होंने जो सिंपल करना था उसको और थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, ठीक है ना। अगर आप बिजनेस के रिटर्न को अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इन्होंने हाउ टू फाइल रिटर्न वगैरह दुनिया भर की चीजें इन्होंने यहाँ पे डाल के रखी है। तो इतने सारे क्लिक हुए हैं ना अभी, ये देखो दुनिया भर के आपको फॉर्म्स यहाँ पे मिलेंगे। अभी आप बिजनेस में हो तो आपको एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ क्या है, अगर आप 44 एडी में जाते हो तो आपको आईटीआर 4 भरना पड़ता है सुगम, ठीक है। आपको सैलरी रिटर्न हो तो आपको आईटीआर 1 भरना पड़ेगा। आपको जब आप प्रोफेशनल हो, जैसे मैं प्रोफेशनल हो, मेरा अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ तो मेरे पास फॉर्म 16A होता है, सैलरी के पास फॉर्म 16 होता है, उसकी डेटा यहाँ पे जाएगा। फॉर्म 26AS में मुझे पता चलता है कि मेरा साल भर में किसने कितने कितना टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स जो भी मेरा टैक्स का जो भी लाइबिलिटी है या जो भी मैंने टैक्स डिपॉजिट किया हुआ है सारा रिकॉर्ड मुझे 26AS में मिलता है। 3CB 3CD जो होता है मैंने आपको बता दिया, 3CB 3CD जो होते हैं ऑडिट फॉर्म्स होते हैं। अगर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होते हैं तो 3CB 3CD लगेगा, टैक्स ऑडिट मतलब 44AB वाला। तो ऐसे सारे जो फॉर्म आपको एप्लीकेबल है वो उन्होंने लिखा है। आपको अगर स्लैब देखना है तो स्लैब लिखा है, 60 ईयर और मोर वाले का स्लैब लिखा है, 60 प्लस वाले का लिखा है, 80 प्लस वाले का स्लैब लिखा है, ठीक है ना। फिर आपको सरचार्ज कितना लगेगा, आपको पता है सरचार्ज के लिमिट मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, 10%, 15%, 25%, 37%, ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे उन्होंने दुनिया भर की चीजें अभी उन्होंने पोर्टल पे ही डाल दी है। मतलब मैं अगर कभी कभी मेरे स्टूडेंट्स को ऐसे ही मजाक मजाक में बोलता हूँ, अगर आपको इनकम टैक्स पढ़ने का बहुत मन कर रहा है और आपके पास अगर कोई बुक नहीं है और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेन में हो, बस में हो, आप किसी का वेट कर रहे हो और आपको इनकम टैक्स पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप जस्ट पोर्टल पे चले जाओ, आपको सारा डेटा वहां पे मिल जाता है। आप पोर्टल जितना देखते रहोगे, जितनी बार विजिट करोगे, उतनी बार आपको पोर्टल की आइडिया आ जाएगी कि हाँ यहाँ पे ये करूंगा, यहाँ पे ये क्लिक होगा तो ऐसा होता है। आपने क्या कोई भी नया टीवी का रिमोट वगैरह आपके घर पे आता है तो अलग अलग बटन प्रेस करके देखते हो कि ये बटन दबाऊंगा तो क्या होता है, किया है कभी आपने ऐसा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? हाँ, बहुत बार किया है। बहुत बार किया है। तो पोर्टल भी वैसा ही है हमारा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप अलग अलग क्लिक करके देख लो क्या होता है। हाँ तो जो ओपन होता है उसको पढ़ लेने का कि इसके नीचे क्या ओपन हो रहा है, उसके नीचे क्या ओपन हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी द पोर्टल, नया आया है, ठीक है ना। थोड़ा आपको गाइडेंस होना चाहिए। तो ये हमारा नया पोर्टल है जहां पे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। सब कुछ लिखा है इन्होंने, आप कौन से डिडक्शंस ले सकते हो, कौन से डिडक्शंस नहीं ले सकते हैं। तो अभी इनकम टैक्स पोर्टल पोर्टल नहीं है, इनकम टैक्स पोर्टल पूरा इनकम टैक्स एक्ट हो चुका है, ऐसे आप समझो। जो भी आपको एप्लीकेबल चीजें होती है सारी उन्होंने यहाँ पे लिख के रखी है पूरे इनकम टैक्स पोर्टल पे। इंडिविजुअल का टैब अलग है, कंपनी का अलग है, नॉन कंपनी का अलग है, टैक्स प्रोफेशनल्स का अलग है। तो यहाँ पे इन्होंने दुनिया भर के ऐसी चीजें करके रखी है। ऊपर से आपको अगर कोई चीज नहीं समझती है आप इनको कॉल कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे टैक्स जीनी करके एक असिस्टेंट भी आ जाता है, इनसे आप चैटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। चलो ठीक है। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंटेन्स प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। हाँ सर, रिटर्न फाइल करना पड़ता है। रिटर्न ऑफ इनकम इज द फॉर्मेट इन विच असेसी फर्निशेस information of his total income to the total income and tax payable. The format for filing income tax written by different assessees is notified by the CBDT. A particular income earned under different head, gross total income, deduction from gross total income, tax payable by the assessee are generally required to be furnished in the return of income. In short, आपको क्या पता होना चाहिए? Return of income is the declaration of income and the resultant tax by the assessee in the prescribed format, ऐसा उन्होंने डिफाइन करके रखा हुआ है, ठीक है।
मैं आपको अलग अलग फॉर्म्स भी बता देता हूँ। सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीए में इंटर के सिलेबस में फॉर्म्स है, तो मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। ये देखो, रूल नंबर 12 जो है वो फॉर्म्स की बात करता है कि सर कौन सा एसएससी कौन सा फॉर्म भरेगा। आईटीआर 1 को सहज फॉर्म बोला जाता है क्योंकि ये ऑनलाइन भरा जाता है, ठीक है ना। सहज का, सहज आप लोग मराठी हो तो आपको समझता है, सहज मतलब क्या होता है, सिंपल, ठीक है ना। तो सिंपल वाला फॉर्म है। क्यों सर सिंपल वाला फॉर्म है? बोलने के लिए सिंपल है, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, आई एग्री टू इट, लेकिन ये सब कुछ ऑनलाइन होता है, मैन्युअली आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह परचेस करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस के रिटर्न फाइल करने के लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन सहज और सुगम, ये जो दो फॉर्म है, सहज और सुगम, ये दोनों के दोनों इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑनलाइन फाइल किए जाते हैं। ओके, फॉर इंडिविजुअल्स हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, सर ये किसके लिए सहज? जिसका सैलरी इनकम है, जिसकी वन हाउस प्रॉपर्टी है, एंड डज नॉट हैव एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का इंफॉर्मेशन टाइप करने का यहाँ पे स्कोप नहीं होता। और अदर सोर्सेस में आप खाली इंटरेस्ट कमा रहे हो, ठीक है ना, और लॉस नहीं कमा रहे हो, लेकिन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज अगर कमाते हो तो आप ये रिटर्न फॉर नहीं भर सकते। मतलब आप एकदम सिंपल एसएससी हो। सिंपल एसएससी मतलब सर आप सैलरी कमाते हो, आपका एक घर है, और आपने क्या किया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इन्वेस्ट करके रखा है, तो उसके ऊपर आपको आईएफओएस मिलता है, लेकिन लॉटरी, जुआ, गैम्बलिंग, बेटिंग आप नहीं करते। आप एकदम सिंपल एसएससी हो और आपका टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है। इसलिए आप लोगों को जो फॉर्म एप्लीकेबल है वो है आईटीआर 1 सहज। ओके, हाउएवर द फॉर्म इज नॉट टू बी यूज्ड फॉर इंडिविजुअल हु इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो उसका डिक्लेरेशन जाता है कि आप किस पर्टिकुलर कंपनी के डायरेक्टर हो, तो आपका आईटीआर 1 नहीं जा सकता। एंड हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स or has any brought forward or carry forward loss under the head income from house property and has to furnish return under the 7th proviso to section 139(1). बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है सर ये 7th प्रोवाइजो क्या है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग काम करते हैं उनको नहीं समझता ये 7th प्रोवाइजो को यस करूं कि नो करूं। बताऊंगा 7th प्रोवाइजो क्या है। वो एंटी इवेजन मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का। तो सर आईटीआर 1 उन लोगों को लगता है जिनका टोटल इनकम सैलरी हेड से 50 लाख से ज्यादा नहीं है, अप टू 50 लाख है। सर फिर मेरा इनकम 50 लाख से ज्यादा होगा तो, मेरे पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होगा तो, मेरा कैजुअल इनकम होगा तो, मेरा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस होगा तो, अगर आपके ऐसे कुछ सवाल है, मैं अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर रहूंगा तो जब तो आपको आईटीआर 1 भरने नहीं मिलेगा, तो कौन सा आईटीआर भरूं? तो आईटीआर 2 भरना है। आईटीआर 1 उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका रिटर्न सिंपल है, ऑनलाइन बन जाता है। आईटीआर 2 कॉम्प्लेक्स लोगों के लिए बना है, आप आईटीआर 2 भर सकते हो। फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट कैरिंग आउट बिजनेस अंडर एनी प्रोप्राइटरशिप, तो आप कोई बिजनेस नहीं चला रहे हो, ठीक है ना, तो आपको आईटीआर 2 भरना पड़ेगा, क्योंकि आईटीआर 2 जो एसएससी को आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होता, वो एसएससी को आईटीआर 2 एप्लीकेबल होता है। सर अगर मेरा बिजनेस होगा तो आप आईटीआर 2 भी नहीं भर सकते, तो आपको आईटीआर 3 भरना पड़ेगा। फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन उनकी डिमांड ही अलग होती है, उनके कैलकुलेशन ही अलग होते हैं, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है, अलाउंस डिसअलाउंसेस है, कैश पेमेंट का डिक्लेरेशन करना पड़ता है, बहुत सारे डिक्लेरेशन होते हैं। इसलिए बिजनेस का आईटीआर बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिटेल्ड होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल होता है। वी प्रेफर टू फाइल इट थ्रू यूटिलिटी और आपका, मैंने क्या बताया आपको, एक सॉफ्टवेयर आता है विनमैन वगैरह का, CAERP, विनमैन, ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में। हमारे फर्म में हम सॉफ्टवेयर ही यूज करके भरते हैं, बिकॉज दैट सेव्स लॉट ऑफ टाइम। खास करके डिजिटल सिग्नेचर उसमें अटैच करना होता है। अगर डिजिटल सिग्नेचर अटैच करने का प्रोग्राम होगा तो मैन्युअली अगर आप करोगे तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, और पोर्टल के ऊपर क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी लॉग आउट होने के चांसेस भी होते हैं, तो बहुत फास्ट होने के लिए हमें विनमैन यूज करना पड़ता है, ठीक है सर। लेकिन ये तो नॉर्मल बिजनेस वालों के लिए हो गया। अगर आप 44 ADA अगर आप प्रिजम्पटिव एसएससी रहोगे तो आपको प्रिजम्पटिव इनकम और इनकम फ्रॉम बिजनेस अगर होगा तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हो। 44 A भी यहाँ पे है, आपको पता है 44 AD 8% 6% वाला क्लॉथ, 44 ADA 50% वाला क्लॉथ प्रोफेशनल्स का, नॉट मोर देन 50 लाख वाला, और 44 AE 7,500 पर मंथ पर व्हीकल
और पार्ट ऑफ द मंथ, और अगर हेवी गुड्स व्हीकल होगा अगर 12,000 kg से ऊपर तो फिर 1,000 रुपीज पर टन पर व्हीकल पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ, ऐसी बात की थी। तो अगर आपका प्रिजम्पटिव इनकम होगा तो आप सर ITR 4 भर सकते हो। ITR 5 फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF कंपनी एंड पर्सन फाइलिंग ITR अंडर 7, कंपनी नहीं 7 वाले मतलब ट्रस्ट वगैरह NGO वाले वो लोग होते हैं। तो इंडिविजुअल HUF छोड़कर तो कौन बच गया फिर, पार्टनरशिप फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उन सब लोगों के लिए ITR 5 लगता है। ठीक है। ITR 6 डेडिकेटली कंपनी के लिए बनाया गया क्योंकि कंपनी के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। सॉरी, कंपनी में एक कंपनी ऐसी होती है जो NPO होती है, कौन से सेक्शन में इनकॉर्पोरेट होती है बता सकते हो मुझे? नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कौन से सेक्शन में इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज एक्ट में? सेक्शन 8। Section 8. तो जो सेक्शन 8 कंपनीज होती है ना, उनको हम इनकम टैक्स में एग्जम्पशन देते हैं सेक्शन 11 में। तो सर उस कंपनी का रिटर्न यहां पे नहीं जाएगा क्योंकि उसको ट्रस्ट माना जाता है, वो NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए ITR 7 बनाया गया है। ये ऑर्डिनरी कंपनी जो बिजनेस कंपनीज होती है उनके लिए। पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर 139 4A 4B 4C 4D 4F। CA इंटर के सिलेबस में ये सारे सेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब कुछ फाइनल लेवल पे आता है, लेकिन इंटरमीडिएट के बुक में लिखा हुआ है तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देके चलूंगा, इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आपको भी जरूरत नहीं है। सर ये सारे तो ITR हम भरते हैं। हम जब ITR फाइल करते तो आपको नहीं लग रहा पोर्टल कुछ तो ऐसा जनरेट करे जो मुझे ये बताए कि यार मेरा ITR फाइल हो गया है? रिसिप्ट जैसा कुछ तो जनरेट होना चाहिए ना। हाँ, यस। तो वो जो जनरेट होता है उसको हम ITR 5 बोलते हैं। अच्छा, ये ITR ये वाला 5 नहीं है, ये रोमन 5 है, इसको हम एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। एक्नॉलेजमेंट मतलब सर आपका रिटर्न फाइल हो चुका है, उस चीज का कंफर्मेशन होता है। इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म, इसको ही आप एक्नॉलेजमेंट बोलते हो। वेयर डेटा ऑफर से रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। तो आपको क्या मिलेगा? ITR 5 मिलेगा। ITR 5 आप डाउनलोड भी कर सकते हो और आपकी ईमेल आईडी पे भी आता है और आपको मैसेज के थ्रू नोटिफिकेशन भी आता है कि आपका ITR 5 जनरेट हो चुका है। तो ये ऐसी बातें हो गई। मैंने आपको फॉर्म बता दिया, अलग अलग फॉर्म बता दी, इसमें का कोई भी फॉर्म इनकम टैक्स के सिलेबस में, आपके CA में, इंटर के सिलेबस में, MCQ फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस फॉर्म में आ सकता है, तो इसके लिए मार्क करो। और बाकी CA इंटर बच्चों की सिलेबस में तो ऐसे फॉर्म्स नहीं है, लेकिन आपको आर्टिकलशिप में बहुत ज्यादा यूज होता है कि कौन सा फॉर्म कब भरना होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इतनी सारी बातें मैंने कर ली, अभी फॉर्म्स बता दिया, क्यों भरना है वो बता दिया, क्या भरते हैं वो बता दिया, कहाँ भरते हैं वो बता दिया। अब बात करते कि साला भरता कौन है। ठीक है ना, इनकम टैक्स रिटर्न्स पे कौन करता है? पोर्टल पे ही शायद चलो पोर्टल चालू होने दो। मुझे बताओ तुम लोग, आप में से कितने लोगों के पास परमानेंट अकाउंट नंबर है? फिर से बता दो। नमन के पास है, आयुष के पास है, गुड। कस्तूरी के पास है, नाइस।
शिव के पास है। तो आप लोगों के पास परमानेंट अकाउंट नंबर है। सबसे पहले तो बोलो परमानेंट अकाउंट नंबर इश्यू कौन करता है? इश्यू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन देता है? परमानेंट अकाउंट नंबर कौन देता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, बिल्कुल। इश्यू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में का कौन सा डिपार्टमेंट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, आपने किस खुशी में पेन लेके रखा है? क्यों लिया था आपने पेन? बताओ ना, जेन्युइन रीजन बताओ। बैंक अकाउंट खोलना है तो उसके लिए दे नीड पैन कार्ड नंबर। हाँ, ओके, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपने करके रखा है, और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पैन लगता है, और फोटो प्रूफ आइडेंटिटी। हाँ, कुछ बोलते हैं फोटो प्रूफ आइडेंटिटी के लिए सर, सिम कार्ड लेना होता है इसलिए। पैन का ओरिजिनल पर्पस क्या है पता है? ओरिजिनल पर्पस, पैन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इनकम टैक्स में, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर इन इनकम टैक्स। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हो कि आप भी एक टैक्स पेयर हो, ठीक है ना? सो दिस द ओरिजिनल पर्पस ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर इज टू गिव यू द लॉगिन आईडी। ये आपका लॉगिन आईडी है। ये लॉगिन आईडी के बाद आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। लॉगिन आईडी प्लस पासवर्ड यू कैन इंटर इनटू इनकम टैक्स पोर्टल, और इनकम टैक्स पोर्टल में इंटर करने के बाद आप अपना रिटर्न वहां पे भर सकते हो। तो ओरिजिनल पर्पस ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर इज टू हैव यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ द टैक्स। लेकिन तुम नालायक लोगों ने कुछ अनाप शनाप बातों के लिए तुमने परमानेंट अकाउंट नंबर लेके रखा हुआ है। अगर आपने ऐसे ही जीएसटी का नंबर लेके रखा ना, जीएसटी का, तो आपको पता है जीएसटी का फाइलिंग मैंडेटरी है। अगर आपने जीएसटी का नंबर लेके रखा, जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स का लेके रखा, वैसे जीएसटी नंबर भी निकाल के रख लो अपना। लेकिन अगर आपने जीएसटी का नंबर निकाला तो आपको जीएसटी का पूरा लॉ एप्लीकेबल हो जाता है, और आपने अगर उस लॉ को कंप्लाई नहीं किया तो आपको ह्यूज पेनाल्टीज भरने लग सकती है। तो आप बताओ, आप में से कितने लोगों ने परमानेंट अकाउंट नंबर लेने के बाद इनकम टैक्स फाइलिंग किया हुआ है खुद का? किसी ने किया है क्या? परमानेंट अकाउंट नंबर जिनके पास है उन्होंने इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है, इनकम टैक्स फाइलिंग ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? ऑप्शनल है। क्या लगता है आप लोगों को? जल्दी बोलो, इनकम टैक्स फाइलिंग ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? ऑप्शनल है, क्योंकि हम लोग ने अब तक भरा नहीं है ना। हाँ, नहीं तो आपने भरा नहीं तो आपके घर पे अभी तक तो नोटिस आ जाना चाहिए था। अगर मैंडेटरी होता और आपने इतने सालों से परमानेंट अकाउंट नंबर आपने जितने भी ईयर का रखा है अपने पास, उतनी ईयर्स का अगर आपने नहीं भरा होगा तो आपके घर पे अभी तक तो नोटिस आ जाना चाहिए था कि सर आप इनकम टैक्स के डिफॉल्ट हो। लेकिन आपके घर पे अभी तक नोटिस नहीं आया। मतलब शायद हम बता रहा हूं, आई एम नॉट श्योर, शायद आप लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शनल है। लेकिन क्या पूरे देश के लिए गवर्नमेंट इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन रख सकता है सारे लोगों के लिए? नहीं। अगर ऑप्शनल रखेगा तो कोई रिटर्न भरेगा ही नहीं, और रिटर्न भरेगा ही नहीं तो टैक्स की चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि टैक्स कितना है, आपने क्या इनकम शो किया पता ही नहीं चलेगा। तो आइडियली जब लॉ बनेगा तो लॉ में तो शायद उन्होंने मैंडेटरी लिखा होगा ना। ये तो गायब ही हो। जिन्होंने लॉ बनाया हुआ है उन्होंने तो इसको मैंडेटरी रखा होगा। तो मुझे आपको यही पढ़ाना है कि सर ये मैंडेटरी किसको है और ऑप्शनल किसके लिए है, ठीक है ना? ऑप्शनल किसके लिए? जिनके लिए मैंडेटरी नहीं उनके लिए ऑप्शनल। तो मैं आपको अभी लॉ पढ़ाऊंगा, आप मुझे बताओगे आप इसमें से कवर होते हो क्या। तो सेक्शन 139(1) लोगों को लगता है कि ये बताने आया है कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न के ड्यू डेट क्या होते हैं। ड्यू डेट तो आप लोगों को पहले से पता होंगे, मैंने पीजीबीपी चैप्टर में कितनी बार ड्यू डेट बोले। 31 जुलाई होता है, 31 अक्टूबर होता है, 30 नवंबर होता है। ड्यू डेट तो मैंने आपको पहले से पढ़ा के रखा है। तो 139(1) से टाइम क्यों लेगा? 139 टाइम इसलिए लेता है कि 139(1) ये भी बताता है कि भैया कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनके लिए फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंडेटरी हो जाता है। तो मैंडेटरी रिटर्न किसका किसको है?
मैंडेटरी रिटर्न अगर आप टाइम पे भरोगे तो ही उसको वैलिड रिटर्न बोला जाता है। और वैलिड रिटर्न भरने के लिए अगर आप कंपनी हो, अगर आप कंपनी हो, अभी कल परसों से ही मेरा 2-3 दिन से कंपनी में ऑडिट चालू हुआ है, उन्होंने 2018 से रिटर्न नहीं भरा है कि उनको लगता है कि उनकी कंपनी लॉस मेकिंग है तो रिटर्न भरना नहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके पास इनकम ही नहीं है तो रिटर्न भरेंगे क्यों। लेकिन बताओ, जब मैंने इसको मैंडेटरी के नीचे रखा है, आपका इनकम हो या आपका इनकम ना हो, फिर भी आपको रिटर्न तो भरना पड़ेगा ना। हेलो, Yes. हाँ हाँ यस। तो मैंने उनको बोला भैया आपको अभी 10-10 हजार का पर एनम पेनाल्टी लगेगा और मैं तो रिटर्न भर भी नहीं पाऊंगा पास्ट में जाके। मैं अभी करंट ईयर का रिटर्न भरूंगा, उसमें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2017 की डालूंगा तो आपको नोटिस आने का पूरा चांसेस है, ऐसा मैंने उनको बता दिया। सर कंपनी को मैंडेटरी है, जैसे कंपनी को मैंडेटरी है वैसे फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी इनको भी मैंडेटरी है। इनका भी इनकम हो या इनकम नहीं हो, 100 रुपीज का इनकम हो या लाख रुपीज का इनकम हो, इनको भी रिटर्न भरना मैंडेटरी है। तो आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल होते हो क्या, कंपनी फर्म? आप लोग, इसलिए आप बच गए। तो आप पहली वाली कैटेगरी में भी फॉल नहीं होते और सेकेंड वाली कैटेगरी में भी फॉल नहीं होती, इसलिए आप बच गए, आप लकी हो। तीसरी कैटेगरी बोलती है कि भैया अगर आपका टोटल इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंडेटरी है। बोलो अब इसमें फॉल होते हो क्या? डू यू हैव टोटल इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? नो। नहीं, आपका टोटल इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी नहीं है, इसलिए अब इसमें भी फॉल नहीं होते। इसका ये मतलब अगर किसी एसएससी का इनकम 4 लाख रुपया है और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारे देश में 2.5 लाख है तो उसको मैंडेटरी हो जाएगा ना। हाँ। भले उसको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता ना रिबेट की वजह से, 87A की वजह से टैक्स नहीं लगेगा ना आपको। हाँ। लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम तो मैंडेटरी हो जाता है। हाँ। बहुत सारे लोगों को लगता है भैया टैक्स ही नहीं भरना है तो रिटर्न भी नहीं भरना है। पागल हो क्या? लॉ ऐसा नहीं है। लॉ बोलता है कि तुम्हारा अगर टोटल इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगा तो आपको टोटल इनकम भरना ही पड़ेगा, टोटल तो आपको रिटर्न भरना ही पड़ेगा। फिर है ना, फिर सुनो, हाँ सुनो, आपको मैंने 10AA पढ़ाया हुआ है या 80I अभी तक नहीं पढ़ाया आपको मैंने। एक कोई तो इंडिविजुअल है, उसका पीजीबीपी है 100 लाख का, 100 लाख का, 1 करोड़ का है, लेकिन उसने ना चैप्टर 6A में डिडक्शन क्लेम करना है उसको। पकड़ लो, उसने 80IA ऐसे कोई एक सेक्शन में डिडक्शन क्लेम किया 100%, 100 लाख का, तो इसका टोटल इनकम तो 0 हो गया। ये तुमको समझ रहे हैं? टोटल इनकम ही 0 हो गया ना इसका। अब ये पूछ रहा है मुझे रिटर्न भरना मैंडेटरी है कि नहीं? क्या लगता है आप लोगों को? टोटल इनकम इसका 0 है। मैंडेटरी है उसकी इनकम, तो इनकम नहीं, इनकम तो लेकिन इसका मैंडेटरी ज्यादा इसको था। टैक्स सेटल करना। अब इसने जो ये चैप्टर 6A में डिडक्शन लिया है, ये जेन्युइन है कि नहीं है, इसके कंडीशन सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए, वो तो चेक करना पड़ेगा। तो सर इसको तो मैंडेटरी रखना पड़ेगा, भले आपको टैक्स नहीं आ रहा है, भले आपका टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने चैप्टर 6A का डिडक्शन लिया है तो यहां पे मैंने लिख दिया पहला पॉइंट, बिफोर चैप्टर 6A डिडक्शन। मतलब टोटल इनकम कौन सा देखने का? बिफोर गिविंग चैप्टर 6A डिडक्शन। चैप्टर 6A का डिडक्शन दिए बगैर अगर आपका टोटल इनकम, अभी इसका चैप्टर 6A का इनकम अगर मैं इग्नोर कर दूं डिडक्शन, तो इसका टोटल इनकम तो 100 लाख है, तो इसको तो मैंडेटरी हो जाएगा। चलो ऐसा और एक एग्जांपल आपको देता हूं जो कैपिटल गेन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। मैंने पढ़ा ही नहीं आपको, जब पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक असेसी पकड़ लो या आपके दादाजी पकड़ लो, दादाजी आपके अभी 65 ईयर ओल्ड है, ठीक है, और उनके पास ऐसे लिक्विड कैश नहीं है और उनको लिक्विड कैश की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपना एक घर बेच दिया। उनके पास बहुत सारे घर है तो उन्होंने घर सेल किया, उनको एक 87 लाख का गेन हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 87 लाख का। और उस घर में से जो कैपिटल गेन हुआ, दादाजी ने नए घर में इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, और थोड़ा पैसा अपने लिए रखा और ये घर बेच के नया घर ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो सेक्शन 54 करके एक सेक्शन लगता है, घर बेचो और घर खरीदो तो सेक्शन 54 का एग्जम्पशन मिलता है। वहां पे 87 लाख का दादाजी ने एग्जम्पशन भी क्लेम कर लिया।
या 85 लाख का ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। नया घर दादाजी ने 85 लाख का लिया, तो इनका नेट इनकम, टोटल इनकम तो 2 लाख ही आया, और 2 लाख तो दादाजी का है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख का है, तो 3 लाख के नीचे ही है। फिर भी आपको नहीं लग रहा दादाजी ने इतना बड़ा ट्रांजैक्शन इस साल में किया है, तो डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि दादाजी ने प्रॉपर्टी बेचा, नया प्रॉपर्टी खरीदा, 54 में एग्जम्पशन क्लेम किया। हाँ सर, ये पता होना हाँ। चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे और एक बात लिखी, बिफोर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 का सीरीज, 54 की सीरीज है पूरी, हो 54, 54B, 54D, 54G, 54GA, ऐसा बड़ा एक सीरीज है, वो पूरा 54 की सीरीज का एग्जम्पशन भी आपको क्लेम किए बगैर देखना है कि आपका टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जाता है कि नहीं। आप लोगों का थर्ड कैटेगरी में भी नहीं जाता, इसलिए आप यहाँ पे भी बच गए। फिर गवर्नमेंट ने बोला सुनो सुनो सुनो, हमारे देश में ऐसे कुछ गरीब लोग हैं, सुनो, ऐसे कुछ गरीब लोग हैं जो टैक्सेबल इनकम तो नहीं कमाते, लेकिन उनका दुबई में प्रॉपर्टी है, स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट है, मॉरिशियस में कोई कंपनी है, उसमें उनकी साइनिंग पावर है, वो डायरेक्टर है। आपको नहीं लग रहा है ऐसे गरीब लोगों से इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना मैंडेटरी होना चाहिए? है हमारे देश में ऐसे गरीब लोग? रेसिडेंट अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फोन कौन उठाएगा अभी? फोन साइलेंट करना तो। हाँ उचल ना। रेसिडेंट अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो लोग हैं, जो लोग कंपनी नहीं है, फर्म नहीं है, उनका टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर नहीं है, ठीक है ना, ऐसे रेसिडेंट एंड अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को हमने बोला कि आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा अगर आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड है, अगर आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, या तो आपका साइनिंग पावर है आउटसाइड इंडिया किसी भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट में, या तो आपकी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, या तो आपका साइनिंग पावर आउटसाइड इंडिया है। और जब ये अमेंडमेंट लाया गया था 2016 में बाय अरुण जेटली सर, तो बहुत सारे लोगों ने अपना प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफर करके अपने आप को बेनिफिशियरी रखा। तुम समझ रहे हो? मतलब लीगल ओनरशिप किसी और के नाम पे उन्होंने ट्रांसफर कर दिया जो इंडिया में रेसिडेंट नहीं है ऐसे लोगों के नाम पे, और खुद को बेनिफिशियरी रखा, बेनिफिशियरी। तो गवर्नमेंट ने वो भी अमेंडमेंट डाल दिया, अगर तुम बेनिफिशियरी भी अगर रहोगे ऑफ असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर तुम बेनिफिशियरी भी रहोगे तभी भी सर तुमको रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा। सर बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? इंडिया के लेवल पे अगर मुझको एक एग्जांपल देना होगा तो मान लो कि तुमने एक डिबेंचर परचेज किया या तुमने एक घर बनाया, और घर में से जो रेंटल इनकम आता है उसमें आपने बेनिफिशियरी अपने मम्मा को रखा हुआ है कि आपके मम्मा के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, ठीक है। तो आपकी मम्मा लीगल ओनर नहीं है, लेकिन वो बेनिफिशियरी है, उस असेट में से जो आउटपुट आता है वो उनको मिलता है। तो ऐसी बात उन्होंने कर ली, इसको भी उन्होंने रिटर्न मैंडेटरी रखा। मैंने अभी तक जितने पॉइंट बताए उतने आपको क्लियर हो गए? किनको रिटर्न भरना मैंडेटरी होता है? लॉजिकल है ना? यस। हाँ, अब ये लॉग आउट होने आया है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, तो आप एक काम कर लो, लॉग आउट कर लेते हैं। 8:54 हुआ है, 9 o'clock को फिर से स्टार्ट करते हैं। 9, इज इट फाइन? यस सर। ओके।